हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है क्लास 6 सिविक्स का 5वां चैप्टर है पंचायती राज। तो बच्चों, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वह कितने भागों में डिवाइड है और उसकी देख रेख या कार्य कैसे होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण भारत की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के ग्रामीण इलाकों में ग्राम प्रधान का, ब्लॉक प्रमुख का और जिला पंचायत का चुनाव होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था में यह जो स्वशासन की प्रणाली है पंचायती राज, यह गांव में लागू होती है। जिस तरह से नगर पालिकाओं तथा उप नगर पालिकाओं के द्वारा शहरी क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, उसी प्रकार पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। पंचायती राज संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जैसे नगरों में, शहरों में नगर पालिकाएँ काम करती हैं, उसी प्रकार गाँवों में स्वशासन चलाने के लिए पंचायती राज व्यवस्थाओं का व्यवस्था किया गया है। तो 3 संस्थाएं हैं। पहला है ग्राम के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक या तालुका के स्तर पर पंचायत समिति और तीसरा है जिला के स्तर पर जिला परिषद। तो 3 प्रकार की जो है यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की गई हैं। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो कहा जाए कि भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने इसको लागू किया था, वो भी राजस्थान के नागौर जिले में। चलिए, भारत में ब्रिटिश शासन काल में लॉर्ड रिपन को भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो जिसमें भारत में ब्रिटिशर्स थे, उसमें लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन के लिए जो व्यवस्थाएं की, इस आधार पर उन्हें जनक का दर्जा दिया गया है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया था। तो इसलिए जो है उनको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। सन 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों के दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी। स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया था। तो 1919 में भारत में जो है दोहरी शासन की व्यवस्था की गई थी, एक स्थानीय लेवल पर, दूसरा है ब्रिटिश लेवल पर। जैसे कि जो अंग्रेज़ थे, एक एग्जाम्पल है कि लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में, बिहार में ख़ास तौर पर दोहरी शासन व्यवस्था लागू की थी कि जितने भी प्रशासनिक कार्य होते थे वहाँ के नवाब देखते थे, जबकि वित्त संबंधी जितने भी कार्य होते थे, कर के संबंधित जो कर होते हैं पैसा वसूलने का, वो सभी जो है अंग्रेज़ देखते थे। तो इस प्रकार दोहरे शासन की व्यवस्था लागू की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1957 में योजना आयोग, उस समय योजना आयोग होता था, अब जो है वही योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो स्वतंत्रता के बाद 1957 में, यानी कि 10 साल के बाद, योजना आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ बलवंत राय मेहता जो समिति है, यह किस लिए हुआ था? तो ख़ास तौर पर योजना आयोग के द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसको हम बलवंत राय मेहता समिति के नाम से जानते हैं। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर लागू करने का सुझाव दिया गया। तो बलवंत राय मेहता ने 1957 में जो समिति बनाई गई थी 1953 के आसपास, तो उन्होंने एक रिपोर्ट सौंपा। कहा गया कि जो स्थानीय शासन की व्यवस्था वह 3 स्तरीय होनी चाहिए, यानी कि गांव के स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला के स्तर पर इसको लागू करना चाहिए। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री थे और बलवंत राय मेहता की जो समिति बनी थी, उनकी जो बातें थी उन्होंने स्वीकार कर लिया।
2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। तो बलवंत राय मेहता जो समिति थी, उन्होंने जो भी बातें सुझाया था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में लागू कर दिया गया था। सन 1993 में संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 करके पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दे दी गई। तो 1993 में संविधान संशोधन हुआ, वह था 73वां संशोधन। 1992 में जो भी पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो भी नियम शर्तें लागू की गई थी, उनको संवैधानिक मान्यता दे दिया गया। अब उस मान्यता के अनुसार क्या था कि 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए थे। पहला है एक त्रिस्तरीय ढांचे की व्यवस्था करना, यानी स्थानीय शासन को लेकर के त्रिस्तरीय ढांचे की व्यवस्था करना। जैसा कि अब हम लोग देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत हो गया, ब्लॉक प्रमुख हो गया और जिला पंचायत हो गया। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना, हर 5 वर्ष में पंचायतों के नियमित चुनाव, ये सभी उसकी विशेषताएँ हैं कि उस 1992 में ये सभी बातें रखी गई थी और इसको मान्यता मिली 73वां संविधान संशोधन 1993 में। तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए उनकी संख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण करना, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण करना और पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन। और नेक्स्ट है राज्य चुनाव आयोग का गठन। तो यह 1992 में जो शर्तें लगाई गई थी, जो भी नियम दिए गए थे, वो सभी इस प्रकार हैं। अब देखते हैं ग्राम सभा क्या है। यह एक निकाय है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के भीतर ग्राम स्तर पर मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। तो ग्राम पंचायत में जो ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, इसमें सभी जो व्यक्ति हैं जो 18 साल के ऊपर हैं, वह अपने मतदान के द्वारा अपने जो भी उस गांव के मतलब प्रधान होते हैं, उनको सिलेक्ट किया जाता है। यानी ऐसा कहा जाए कि अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। पंचायत के पीठासीन अधिकारी को सरपंच और प्रधान को मुखिया कहा जाता है। तो पंचायत के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनको सरपंच कहा जाता है और प्रधान को मुखिया कहा जाता है। ग्राम सभा का मुखिया कौन? प्रधान होता है। पंचायत का पीठासीन अधिकारी सरपंच होता है। तो ग्राम सभा की संस्था बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्थानीय स्तर पर गांव पंचायत के प्रत्येक मतदाता के विकेंद्रीकृत शासन की निर्णय लेने की प्रक्रिया के साथ साथ योजना और विकास में भाग लेने का अवसर देती है। तो ग्राम सभा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, जो स्थानीय लेवल पर, गांव के लेवल पर पंचायत के प्रत्येक मतदाता को, जितने भी लोग वोटिंग किए हैं या फिर जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनके लिए एक शासन यानी विकेंद्रीकृत शासन की व्यवस्था कर दी है। यहाँ केंद्रीकृत नहीं है, विकेंद्रीकृत है। आगे है कि ग्राम सभा की सिफारिशें ग्राम पंचायत पर बाध्यकारी होती हैं। तो ग्राम सभा की जो सिफारिश की गई है ग्राम पंचायत में, वो उनके लिए ज़रूरी होता है। ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में रहते हैं। तो जो पंचायत के क्षेत्र में आने वाले व्यक्ति हैं, उन सभी की बैठक होती है ग्राम सभा में। केवल एक गांव या कुछ गांव हो सकते हैं। तो एक ग्राम पंचायत में 1 या 2 या 3 गांव या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जिसे वोट देने का अधिकार है, वह ग्राम सभा का सदस्य है। तो ग्राम सभा जो है, इसमें कई गांव आ सकते हैं और जो भी व्यक्ति 18 साल के ऊपर है, जो वोट देने योग्य है, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। चलिए देखते हैं ग्राम सभा के कार्य क्या हैं। तो ग्राम सभा को सौंपी गई प्रमुख भूमिकाएं हैं, जैसे कि सूक्ष्म नियोजन, पंचायत कामकाज का सामाजिक लेखा परीक्षण, पंचायत खातों का अनुसमर्थन, बैलेंस शीट, लाभार्थियों की पहचान और अनुमोदन और पर्यवेक्षी और नियामक कार्य जैसे बहुत सारे काम होते हैं।
तो जो यहाँ पर ग्राम सभा के कार्य हैं, यानी जो ग्राम सभा है, यह वह स्थान है जहाँ ग्राम पंचायत के कार्यों की सभी योजनाएं लोगों के सामने रखी जाती हैं और यहाँ पर पंचायत को धन का दुरुपयोग करने या कुछ लोगों का पक्ष लेने जैसे गलत काम करने से रोकना है। तो जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभा होती है, वह ग्राम पंचायत के जो भी कार्य होते हैं, जो भी गांव के लिए उचित नहीं होता है, उसको रोकने का भी काम किया जाता है। यह निर्वाचित प्रतिनिधियों पर नज़र रखता है और उन्हें व्यक्तियों के प्रति जिम्मेदार बताता है। तो यहाँ पर जो ग्राम सभा होती है, जो भी निर्वाचित व्यक्ति हैं, प्रधान हैं, बीडीसी हैं, इन सभी पर निगरानी करता है और उन्हें व्यक्तियों के प्रति जिम्मेदार बनाता है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर जो ग्राम सभा है, जिन्होंने अपने मत के द्वारा ग्राम पंचायत का निर्माण किया है, उनको अधिकार होता है कि वह अपने प्रश्नों का हल उनसे पूछें। चलिए देखते हैं ग्राम पंचायत क्या है। ग्राम पंचायत यह ग्राम सभा की कार्यकारी शाखा है। जितने भी गांव में या ग्राम सभा में कार्य होते हैं, वह ग्राम पंचायत ही करवाती है। ग्राम पंचायत समिति यह एक कार्यकारी निकाय है। ग्राम पंचायत के कार्यों को सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो ग्राम सभा है, इसके प्रति ग्राम पंचायत उत्तरदायी होती है, क्योंकि ग्राम सभा के द्वारा ही ग्राम पंचायत का निर्माण होता है, इसके मुखिया चुने जाते हैं। तो इनका अधिकार होता है कि वह ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी रहें। ग्राम सभा एक ऐसी बैठक है जिसमें लोग सीधे भाग लेते हैं और अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। तो ग्राम प्रधान जो होता है, यह ग्राम पंचायत का एक तरह से मुखिया मान सकते हैं और जो ग्राम सभा होती है, उनसे जो है अपने प्रश्नों का या अपने प्रतिनिधि के द्वारा अपने प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास करती है, उनसे अपने सवालों को पूछती है, उनसे जवाब मांगती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को वार्डों अर्थात छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो जितने भी ग्राम पंचायत है, उनको छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे वार्ड कहते हैं। प्रत्येक वार्ड का एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है, जिसे वार्ड सदस्य या पंच के रूप में जाना जाता है। तो हर वार्ड में एक पंच की नियुक्ति होती है, यानी कि एक पंच चुना जाता है। ग्राम सभा के सदस्य एक सरपंच का चुनाव करते हैं, जो पंचायत अध्यक्ष होता है। तो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, एक सरपंच का चुनाव करते हैं, जिनको पंचायत का अध्यक्ष कहा जाता है। वार्ड जो कि छोटे छोटे बिखरे हुए होते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे भाग बनाए जाते हैं, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत बनाते हैं। तो ग्राम पंचायत में सरपंच होता है और सभी वार्डों में चुने गए पंच होते हैं। इनको मिलाकर ग्राम पंचायत का निर्माण होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में एक सामान्य सचिव होता है। सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। तो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा के जो भी कार्य होते हैं, उसको देखने के लिए एक सचिव की नियुक्ति की जाती है, जो सरकार द्वारा की जाती है। सचिव ही ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाता है। ग्राम सभा का एक मुख्य कार्य ग्राम पंचायत को गलत कार्य करने से रोकना है। अब जो ग्राम सभा होती है, यदि ग्राम पंचायत कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसे रोकने का कार्य करता है। ग्राम पंचायत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले गाँव के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं, जितने भी क्षेत्र आते हैं, वहां पर विकास हो, इसके लिए वह जिम्मेदार होता है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य कार्य उसके क्षेत्र में आने वाले गांव के विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा की पंचायत के काम को स्वीकृति देता है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राम सभा ही पंचायत के कामों को स्वीकृति देता है। यदि ग्राम सभा ने मना कर दिया तो ग्राम पंचायत कुछ भी काम नहीं कर पाती है। इसलिए ग्राम सभा को यदि उचित लगता है कि यह समाज कल्याण में कार्य हो रहा है, तो यह ग्राम पंचायत को अनुमति देती है और पंचायत अपना कार्य करती है।
ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ग्राम पंचायत किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके कार्यों पर ग्राम सभा का पूर्णतः नियंत्रण होता है। ग्राम सभा को बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। यदि कोई कार्य करना होता है तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के सामने अपने कार्यों को रखती है। ग्राम तथा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है। तो जो ग्राम सभा है पंचायत को मनमाने ढंग से कार्य नहीं करने देती है। साथ ही पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो, इसकी निगरानी भी ग्राम सभा करती है। अब देखते हैं ग्राम पंचायत के कार्य क्या हैं। ग्राम पंचायत का कार्य है सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना। नेक्स्ट कार्य है स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ये सभी जो है ग्राम पंचायत कार्य हैं। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि होती है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। तो ग्राम पंचायत के जो पैसे आते हैं कार्य कराने के लिए, वह जनपद या फिर जिला पंचायत से होकर आते हैं। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, ये उनके स्रोत हैं, आमदनी के स्रोत हैं। ठीक है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो निर्माण समिति। मान लीजिए गांव की एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाना है। सामुदायिक केंद्र मतलब जो चिकित्सालय होते हैं, तो यह काम निर्माण समिति करती है। इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के। तो जो ग्राम निर्माण समिति बनती है, इसमें सदस्य जो है कुछ जो है ग्राम सभा के होते हैं और कुछ ग्राम पंचायत के होते हैं। दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। तो जो यहाँ पर निर्माण समिति का निर्माण होता है, निर्माण समिति में 2 लोग होते हैं। खास तौर पर 2 लोग नहीं, मतलब कि ग्राम सभा के लोग और ग्राम पंचायत के लोग, दोनों लोग भाग लेते हैं, तब जाकर कोई कार्य जो है हो पाता है। अब देखते हैं पंचायत के 3 स्तर क्या हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि पंचायती राज में 3 स्तर की सरकारें चलती हैं। पंचायती राज व्यवस्था में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। तो हम लोग लोकतांत्रिक सरकार में सबसे उच्च देखते हैं कि प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, परंतु यह शुरुआत होता है ग्राम पंचायत से। गांव के प्रधान से यह चुनाव शुरू होता है। लोकतंत्र में हम देखते हैं कि जो ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, ऐसे ही हमारे देश के मुखिया का भी, यानी कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का भी चुनाव होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम पंचायत होती है लोकतांत्रिक सरकार की पहली स्तर होती है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है। तो जो ग्राम पंचायत है वह ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। ठीक है। ग्राम पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों से होती है। पहला तो हो गया ग्राम पंचायत के, दूसरा स्तर जो है विकास खंड का होता है। इसे जनपद या पंचायत या फिर पंचायत समिति भी कहते हैं। तो दूसरा जो है, जो पहला हो गया गांव स्तर, दूसरा हो गया जनपद स्तर, यानी विकास खंड का नाम आता है। चलिए तीसरे आते हैं। तीसरे स्तर में एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। ठीक है। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है। यह तीसरा स्तर होता है। जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद के सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था की जाती है। तो देखिए जो पैसे आते हैं ग्राम लेवल पर, ग्राम पंचायत में, पहले आता है जिला परिषद में, जिसे आप जिला पंचायत भी बोल सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो ब्लॉक प्रमुख के पास आता है, जो एक ब्लॉक के रूप में काम करता है, एक ब्लॉक का मुखिया होता है। इसके बाद आता है ग्राम प्रधान के पास, यानी ग्राम पंचायत पर, जबकि जिला परिषद से सीधे भी ग्राम पंचायत के पास पैसे आते हैं।
संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। तो हमारे भारत में विविधताओं का देश है, जैसा कि आप जानते हैं। तो हर जगह जो है राज्य के पंचायत के रूप में जो राज्य पंचायती राज व्यवस्था है उसके लिए अलग अलग जो है कानून बनाए गए हैं। इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। तो यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में हर गांव के लिए हो सकता है कि कानून थोड़े अलग मिले, ठीक है। इसके पीछे यही बात है कि लोग अपने अपने गांव को सुधारने के लिए, अपने गांव को बेहतर करने के लिए सामने आए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मौके मिले। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।